नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा और आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा शो द पॉलिटिकल सिग्नेचर में। आज पॉलिटिकल सिग्नेचर में बात 2024 के लोकसभा चुनाव पर। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से ये चुनाव शुरू होंगे और 1 जून को समाप्त होंगे और 4 जून यानी नतीजों का दिन, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आखिर इस बार जनता ने किसे चुना है अपना प्रधानमंत्री। लेकिन इस चुनावों में एक बात बहुत खास है, हमेशा विपक्ष सत्ता में बैठी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर जी, जो न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हेड हैं, और प्रभाकर मिश्रा जी, जो न्यूज़ 24 के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज आने के लिए। थैंक यू। तो प्रभाकर जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जब जिसकी सरकार रही है इस तरह का आरोप लगता रहा है। इस सरकार के आने के पहले यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली, जो अब स्वर्गीय नहीं रहे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली ने 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर ये बात कही थी कि केंद्र सरकार यानी तत्कालीन केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन के लीडर्स को परेशान करने के लिए। लेकिन उस समय केंद्रीय जांच एजेंसियों का मतलब होता था सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस समय ईडी की भूमिका बहुत कम थी। आजकल ईडी सबसे ज़्यादा काम कर रही है, कई बार लगता है कि ओवर टाइम काम कर रही है, और सीबीआई के अधिकारियों को कई बार जलन भी हो रही होगी कि पहले चर्चा में हम रहते थे। आईटी के अधिकारियों को चिंता हो रही होगी, जलन हो रही होगी कि पहले चर्चा में हम थे। आजकल चारों तरफ चर्चा, डंका बज रहा है, ईडी का आरोप ज़्यादा ईडी पर लग रहा है। लेकिन बात वही है कि तब भी जब पहले सरकार थी, दूसरी सरकार थी, तो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में इस तरह के आरोप लगते थे जिस तरह के आरोप आज लग रहे हैं। और आरोप इस थोड़े मोड़े आरोप नहीं, सबको पता है, सबको याद होगा, कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लोढ़ा ने पिंजरे का तोता कहा था केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, आज के समय में बदला क्या है कि पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करती थी, लेकिन जो पोजीशन में है यानी जो सत्ता में थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती थीं। आज जो दिख रहा है वो एक तरफा दिख रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ वो जाते ही नहीं है, मानो रास्ता भूल गए हो। जी विजय जी, दूसरा सवाल आपसे है। इंडिया अलायंस का गठन हुआ था, नीतीश कुमार ने जिसको बनाया था, लेकिन एक बार हमने देखा कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाते दिखे और विपक्ष एक बार फिर से बिखरता दिखा। टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो अगर विपक्ष इस प्रकार से एक दूसरे से ही लड़ता रहेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेगा? स्पेशली मोदी, जो उनका नारा था कि हम मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए हैं, उससे कैसे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव का कभी भी जो लड़ा जाता है उसमें 3 फैक्टर बहुत अहम रोल निभाते हैं जी। और जो एक तरह से कहें कि साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक है चर्चा, दूसरा है पर्चा, तीसरा है खर्चा। तो इन तीनों में कहीं ना कहीं, और अगर इस तरह से देखें कि बहुत हद तक बीजेपी की बढ़त है। वजह यह है कि मीडिया में दिन भर बीजेपी की खबरें दिखती हैं, बीजेपी की रैलियां, बीजेपी की चीज़ें, और इसके लिए इसकी वजह यह है कि उन्होंने इतनी प्लानिंग की है, इतनी सॉलिड प्लानिंग है उनकी कि उसके सामने दूसरी पार्टियां नहीं टिक पा रही हैं। दूसरा, खर्चा के मामले में भी, चूँकि सत्ताधारी पार्टी के पास चंदा होता है, जो अभी हाल ही में जो पूरे रिकॉर्ड्स जो सामने आए, तो उनके पास खर्चा करने के लिए क्षमता भी है, उन्हें दूसरे भी सपोर्ट मिल जाते हैं। तो एक तो रहा ये बीजेपी का पक्ष, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त है। दूसरी चीज़ जो है इसमें, बीजेपी के पास एक नेता है, चेहरा है, ऐसा ब्रांड है जो विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है, उस तरह का कोई भी चेहरा। और जहाँ तक रही कि जिन पार्टियों ने आपस में अलायंस किया है, जो इंडिया गठबंधन की छतरी तले आ रही थी, उनमें देखिए उनके इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे थे। जी।
कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हैं, तो हमें गठबंधन करना चाहिए, हमारी शर्तों पर लोगों को आना चाहिए। तो बंगाल में क्या हुआ, गठबंधन नहीं हो पाया। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि यहाँ तो हम लड़ेंगे, बाकी आप बाहर देख लीजिए। तो उन्होंने कहाँ पर गठबंधन किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, गुजरात में किया। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसमें हर कोई नफ़ा नुकसान अपना देख रहा है, उसको अपना वजूद बचाना है। और ऐसी स्थिति में गठबंधन बन नहीं पाया, मुकम्मल गठबंधन नहीं बन पाया। और मुकम्मल गठबंधन नहीं बनने की एक और बड़ी वजह है, और उसके ज़मीन पर दिखाई न देने की, कि इनके पास कोई साझा एजेंडा नहीं है। पब्लिक कैसे भरोसा करे कि आप जो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है? आप ये मैसेज ही नहीं दे पा रहे हैं कि आपका गोल क्या है। वो गोल दे रहे हैं कि हम सत्ता में आना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन मोदी को हटा के आप करना क्या चाहते हैं, ये तस्वीर साफ नहीं है। अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं, कई बार कहा जाता है कि विपक्षी दल साथ आए और उन्होंने सरकार बना ली, वो सत्ताधारी पार्टी को हटा दिया। सपोज पहला केस मान लीजिए, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो सभी दलों ने आपस में गठबंधन किया, तो उसकी जमीन पहले से तैयार थी। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जमीन तैयार थी, इमरजेंसी के खिलाफ जमीन तैयार थी, तो लोग एकजुट हुए। लोगों के बीच एक विचार था कि सरकार को हटाना है, इसलिए वहां पर गठबंधन कामयाब हुआ। दूसरा अगर एग्जाम्पल आप लें, 1989 बोफोर्स कांड, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना, वहां से कामयाबी मिली विपक्ष को। राजीव गांधी के नाम पर एक क्लीन सरकार चाहिए, भले ही वो ब्रूट मेजोरिटी से राजीव गांधी थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तीसरा अगर आप देखें, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था। आगे आपका 2013-14 वहां पे मनमोहन सिंह की सरकार पर एक के बाद एक लगातार 2 साल में आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 2G कोलगेट, तो वहाँ भी बीजेपी को एक अच्छा खासा मौका मिला। इसमें कवर फायर देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका साझा एजेंडा नहीं हो, जब पब्लिक के बीच आप ये नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं कि आप चुनाव जीतकर क्या करेंगे, आप साथ आए हैं तो क्यों आए हैं, वहाँ पे पब्लिक एक डिसीजन नहीं ले पाती कि आप पर मैं क्यों भरोसा करें। तो यहाँ पर बढ़त नहीं है, इसी वजह से विपक्ष लोगों के बीच अपना भरोसा नहीं बना पा रहा है। विजय जी, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहा, तो विपक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे आरोप लगाती है कि हमने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सामने आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो इस पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार तो आपने किया है। देखिए, इसको 2 तरह से देखना चाहिए। बड़ी किस नियत के साथ बीजेपी सरकार अरुण जेटली जी के टाइम में लाई गई ये चुनावी चंदे की स्कीम, कोशिश उसमें ये थी कि किसी तरह से जो बताया गया कि इसका इरादा ये था कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल जो फंडिंग है इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेकिन ये सच है, और काफ़ी हद तक जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि चंदे कैसे आते हैं, कोई क्यों देता है और उसके पीछे एक मोटिव क्या होता है, कोर्ट भी इस पर बहुत कुछ कह चुका है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो एक मूल बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा मिला, दूसरी कांग्रेस को भी चंदा मिला है, टीएमसी को भी चंदा मिला है, दूसरी और भी पार्टियां हैं जिनको बीजेडी को भी चंदा मिला है। तो चंदा मिला है, चंदे का जो रकम है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, और जहाँ तक ये बिल्कुल अभी जांच का और उस पर बहुत तरह के सुर सामने आएंगे कि आखिर घाटे वाली कंपनियों ने चंदा क्यों दिया। प्रभाकर जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनावों से पहले, क्या इससे आपको लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? क्योंकि कट्टर ईमानदार बताते हैं वो अपने आप को। जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब से मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का मामला है और एक ऐसी पार्टी के खिलाफ आरोप लगे हैं जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बनिस्बत पैदा हुई, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को फायदा तो नहीं होगा। विक्टिम कार्ड खेलना जहां तक बात होती है, सियासत में इसको उस तरह से इनकैश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो कट्टर आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उन्हें तो ये बात बचेगी कि
उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी वोटर्स हैं जो भ्रष्टाचार के नाम पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पसंद करते थे, उनको धक्का जरूर लगा है। लेकिन एक बात और कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे जाने से अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ, उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार मुसीबत में है, कहा जा रहा है कि दिल्ली में शायद राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन फायदा हो रहा है। और किसको फायदा हो रहा है? फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है। इसलिए कि इंडिया गठबंधन लगातार ऑपोजिशन के लीडर्स ये बार बार प्रत्येक फोरम पर ये बात कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है ऑपोजिशन के लीडर्स को हरास करने के लिए। तो उसके लिए इनको एक पोस्टर बॉय मिल गया है, जहां पर वो अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखकर दिखाकर, इस तरह की तस्वीरों को दिखा करके सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से चुनाव के ठीक पहले एक ऐसी पार्टी को, जो पार्टी चुनाव में मुख्य वो हो सकती थी, विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी या बहुत ही स्ट्रांगली बीजेपी को चुनौती दे सकती थी, उसके नेता को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से सलाखों के पीछे किया गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि सियासी लड़ाई में पार्टी साथ होती है, आपके तमाम समर्थक साथ होते हैं, आपके गठबंधन के सहयोगी साथ होते हैं। कानूनी लड़ाई में खुद लड़ना होता है। जैसे मनीष सिसोदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं, जमानत के लिए लड़ रहे हैं, उनका परिवार सफ़र कर रहा है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ सियासी तौर पे भले ही तमाम लोग खड़े होंगे, कानूनी लड़ाई के मामले में अरविंद केजरीवाल को भी उसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जैसे मनीष सिसोदिया को लड़ना पड़ रहा है, जैसे सत्येंद्र जैन को लड़ना पड़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के पास अभी मुश्किल में है। उनकी पार्टी को हो सकता है कुछ सिंपैथी की वोट मिल जाए, ये इस तरह कैलकुलेशन नहीं किया सकता। लेकिन मैंने कहा जो आम आदमी पार्टी के कट्टर वोटर्स हैं उनको जरूर उनको बुरा लग रहा होगा। लेकिन ऐसे ही वोटर्स भी हैं जिन्हें लगता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर आई, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप उस पर हैं तो वो गंभीर है। वैसे वोटर्स आम आदमी पार्टी खो रही है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा कि अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए, अगर कोई अवार्ड ऐसा रहता है कि बेस्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप का, तो पिछले एक दशक में ये अवार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में जाता, क्योंकि जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया और विस्तार प्लान पर आगे बढ़ रही थी, वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था। जो मेथोडोलॉजी थी आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से उन्होंने फ्री बीज शुरू किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, ये कहीं ना कहीं बहुत ही लोगों को माने रोमांचक लग रहा था और लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये आम आदमी के जो सपने हैं उसके करीब है। तो अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि उसको नेशनल पॉलिटिक्स में नंबर 2 बनने की, तत्कालिक रूप से हर आदमी फेज वाइज अपना एक प्लान तैयार करता है। तो अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से बढ़ रही थी, उसकी कोशिश कहीं ना कहीं दिखती थी नंबर 2 बनने की, यानी कांग्रेस की जगह लेने की, भले ही वो इंडिया अलायंस में साथ लड़ रही हो। अब इस विस्तार प्लान को कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगने और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, भले ही वो आरोपी हैं, अभी उन्हें कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विस्तार प्लान को जरूर एक बड़ा झटका लगा है। जब गाड़ी बहुत तेज चलती है, स्पीड लिमिट क्रॉस करती है, तो आशंका इस बात की होती है कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। आम आदमी पार्टी की स्पीड बहुत तेज थी, इसमें कोई दो राय नहीं, तो दुर्घटना घटती हुई दिख रही है। प्रभाकर जी ने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। जी, दूसरा सवाल मेरा महंगाई और बेरोजगारी को लेके है। विपक्ष बहुत मुखरता के साथ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि हम कितना भी जवाब मांग लें भारतीय जनता पार्टी से इस मुद्दे पर, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर कभी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री किसी भी रैली में अपना मुंह नहीं खोलते। ऑपोजिशन बेरोजगारी और महंगाई पर जिस तरह से पहले यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह से ऑपोजिशन सड़कों पे था, उस तरह से आज का ऑपोजिशन सड़कों पे नहीं है। उस समय की तस्वीरें आज प्रत्येक आदमी को याद होंगी। सबके मतलब मुझे लगता है कि वो गैस सिलेंडर के साथ बैठी हुई एक महिला जो आज की बड़ी नेत्री हैं, वो तस्वीरें सबके सामने होंगी। प्याज का माला पहने हुए किसी राजनेता की तस्वीर आपको दिख जाएगी, आज भी वो वायरल होती है समय समय पर। राजनाथ सिंह की वो तस्वीर, बैलगाड़ी पर चलने वाली तस्वीर, तमाम तरह की इस तरह की तस्वीरें। आज के समय में ऑपोजिशन की किस नेता की तस्वीर आपने ऐसी देखी है? मुझे लगता है ऑपोजिशन आजकल पता है क्या कर रहा है? मछली खा रहा है, मटन खा रहा है। ऑपोजिशन लोगों को चिढ़ा रहा है, संतरा छील के खा रहा है, और ये नहीं समझ में आ रहा है उन्हें, ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे मुद्दे दे रहे हैं
सरकार नहीं चाहती है कि अब बेरोजगारी पर बात हो, सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई पर बात हो, और वो उसके लिए फ्यूल दे रहे हैं कि आप मछली पर चर्चा कर लो, आप मटन पर चर्चा कर लो, आप इस बात पर चर्चा कर लो कि रामनवमी में क्या खाना चाहिए, सावन में क्या खाना चाहिए। तो वो आनंद आ रहा है, ऑपोजिशन को भी जैसे लग रहा है कि ये मिली जुली के। वो अरविंद केजरीवाल एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, सब मिले जुले हैं जी। तो रोजगार और महंगाई के मामले में सारी पार्टियां मिली हुई हैं, इसलिए कि ये ऐसा मसला है जिस पर केवल जुबान चलाने से, लिप सर्विस से काम नहीं चलना, उसे काम करना होता है। तो जो हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, जो आएंगे उनके बस का भी कुछ नहीं है। जी विजय शंकर जी, आपका कुछ इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो मुझे लग रहा है इसमें कि कहीं भी जो बेरोजगारी महंगाई की बातें बहुत अच्छी लगती है। बेरोजगारी महंगाई के नाम पर कब चुनाव जीता गया, लड़ा गया, कभी ये मुद्दा बन पाया है क्या? अगर इतिहास के पन्नों को पलटिए आज़ाद भारत के, तो हमको लगता है गरीबी हटाओ की बात पर एक बार 71 में इंदिरा गांधी बस चुनाव जीती, जब उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। वो दौर अलग था। वो दौर ये था कि कम्युनिस्ट हावी थे, वहाँ पर हर दिन कोई कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे थे कि भाई यहाँ पर गरीबों को ये सुविधाएं देनी चाहिए, मजदूरों को ये चीज़ होनी चाहिए। वो राजनीति का दौर गया कि जब आप गरीबी हटाओ, महंगाई भगाओ। अब लोग मान चुके हैं कि ये काम सरकार का नहीं है, इससे आपको खुद लड़ना है। सरकार दूसरे कामों के लिए है, और सरकार भी ये मैसेज दे चुकी है एक तरह से कि रोजगार देना हमारा काम नहीं है। कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा थी लोगों के दिलो दिमाग में कि सरकार का काम है रोजगार देना, आपको दूसरी सुविधाएं देना, तो सरकार ये मान के संदेश दे चुकी है कि आप रोजगार हम आपको नहीं देंगे, आप रोजगार पैदा कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, हम बड़े काम करेंगे, हम इन छोटे छोटे आपके घरेलू मुद्दों तक नहीं सीमित रखना चाहते। हम पाकिस्तान की बाह मरोड़ेंगे, हाँ। हम चाइना की आंख निकाल लेंगे, और लोग ताली बजा रहे हैं। नहीं चाहिए किसी को। तो हम तो ये कहते हैं, पहले कहा जाता था ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब लगता है जैसी प्रजा वैसा राजा। 5 साल पहले चुनाव हुआ, चुनाव में जो बीजेपी का एजेंडा था, जो उसने कहा वो कर रही है। न वो बेरोजगारी और महंगाई पर तो पार्टी आई ही नहीं थी, काहे को देगी? राम मंदिर पे आई थी, दे दिया ना। 370 पे आई थी, दे दिया था ना। यूसीसी की मांग हो रही है, उस पर भी कुछ काम चल रहा है ना। एनआरसी पे भी काम चल रहा है ना। सब चल रहा है, तो सब चंगा है। तो जिस पर वो जो कह के आ रहा है वो वही कहेगा, और हम पूछने वाले, जो इस देश की जनता उस पर ताली बजा रही है। महंगाई पर कोई बात करना नहीं चाहता। जिसका अपना लड़का बेरोजगार है, और बेरोजगार होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है, वो सुबह सुबह जय श्री राम, मंदिर बन गया जय श्री राम, सुबह सुबह मैसेज भेजता है अपने अपने ग्रुप में। तो फिर क्या चाहिए? सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभाकर जी, इसको थोड़ा अपने दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए इस चीज़ को। ये बड़ा ही रोचक विषय है और एक गंभीर मसला भी है कि आज की तारीख में हमको लगता है जो डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वही बदलती जा रही है। सरकार के लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इसको भी हमें थोड़ा नए सिरे से देखना चाहिए। पहले क्या कहते थे, डेमोक्रेसी जो है Of the people, by the people, and for the people. ये परिभाषा लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, अब्राहम लिंकन ने दे गए थे। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी थी, भाई एक दौर था कि नेहरू भी थे। नेहरू ने कहा कि एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र की गाड़ी का दूसरा पहिया विपक्ष होता है, दोनों साथ मिलकर ही भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से डेमोक्रेसी को परिभाषित किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के लिए तो जगह ही नहीं है। उसमें कहा जाता है कि 1 मैन 1 लीडर, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा चेहरा है, इनके पीछे आपको चलना है। ठीक है, हम चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, पहले क्या था कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें से आप मंत्री बनाते थे, होता था। लेकिन आज की तारीख में हम कहते हैं कि नहीं, ठीक है, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वो उसको हम एक झटके में नहीं बदल सकते। लेकिन क्या है, हम उन लोगों को लाएंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, लोकतंत्र की जो परिभाषा बदल रही है, उस परिभाषा को बदलने में हम इंस्ट्रूमेंटल हैं। हम इंस्ट्रूमेंटल में नहीं है आप, यानी कि मीडिया, ये कैमरे, ये चैनल वाले, ये अखबार वाले इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो लोकतंत्र की परिभाषा बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है सो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर कोई आदमी
एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर किसी को अटपटा नहीं लग रहा है। पूरा का पूरा पूरी की पूरी पार्टी टूट के चली जा रही है दूसरी पार्टी में, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है नहीं, बुरा लगना और ना लगना से ज्यादा इशू है कि एक डेमोक्रेसी का मूल मकसद क्या है? लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करना। लोकतंत्र का तो यही मतलब है। लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसी सरकार जो हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, हमारी जिंदगी को आसान बनाए। अगर इस हिसाब से देखें, अब ये है कि 200 साल पुरानी लोकतंत्र की परिभाषा तो अब तो नहीं चल रही है। वक्त के साथ हर कुछ बदलता है और शायद जो नए सिरे से डेमोक्रेसी को जो डिफाइन करने की कोशिश हो रही है, हमें लग रहा है उसमें पुरानी जो संसदीय परंपराएं हैं वो हाशिए पर आ रही हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि नए सिरे से जो डिफाइन किया जा रहा है डेमोक्रेसी को, जिस तरह से कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा, उसमें बीच में किसी दूसरे के लिए स्पेस नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पब्लिक को भी सूट कर रहा है और ये लीडर्स को भी सूट कर रहा है। पॉलिटिक्स अब सेवा के लिए नहीं है, उसको प्रोफेशन की तरह लोग लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, देश में और खुद हमारे सामाजिक आचार विचार में, कहीं ना कहीं उसका असर हमारी राजनीति, हमारे लोकतंत्र पर भी साफ साफ दिख रहा है। सर, क्योंकि टाइम का अभाव है, बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी। 4 जून किसकी सरकार, और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सच में 400 पार का जो नारा बुलंद किया है, क्या वो आपको हकीकत होता दिख रहा है? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इसका जवाब दूसरे तरह से देना। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जितना कहती है उससे बड़ा टारगेट खुद भीतर मन ही मन लेके चलती है। बीजेपी ने अभी कहा है 370 प्लस अपने लिए टारगेट रखा है। अगर 2014 का आंकड़ा आप देखें तो 50% से ज्यादा वोट 136 सीटों पर मिले थे। 136 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में ये बढ़ के 224 सीट हो गई। और हमको लग रहा है कि 2024 में जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए टारगेट सेट किया है वो जरूर 136 और 224 से बड़ा होगा। तो मतलब सरकार बनेगी? नहीं, सरकार बनने की बात नहीं है। सरकार ये है, ये तो तय करती है। लोकतंत्र में पब्लिक को फैसला करना है। इन्होंने एक बात कही है, लोकतंत्र में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण होता है वोटिंग, जनता का पार्टिसिपेशन। पहले ही ये तय हो गया कि 400 पार घोषणा हो गई, तो ये एक तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आप जीत जाते हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में ये पहले मान लेना, कम से कम मतदाताओं को नहीं मानना चाहिए। और मतदाताओं का मानने का मतलब होता है कि आप सरेंडर कर जाते हैं कि फलां जीत रहा है, फलां हार रहा है, जो हारने वाले को वोट क्यों देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये मान के चलिए, आप भी प्रेडिक्ट मत करिए, ये कहिए कि 4 तारीख को लोकतंत्र जीतेगा, जिसे जनता पसंद करेगी। और एक बात और, आम आदमी के लिए मैं इतना जानता हूं कि कोई भी सरकार जब बहुत मजबूत हो जाती है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, आम आदमी का हित कमजोर हो जाता है, आम आदमी एकदम आम हो जाता है, बिल्कुल पिचक जाता है, उसकी हितों की अनदेखी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के सफल संचालन और देश के सफल संचालन की जरूरी है। कोई भी सरकार आए, ऐसी सरकार आए जहां पर विपक्ष भी हो। बस याद इतना ही कीजिए कि कई बार लगता है कि हवा कहीं और है और रुख कुछ और होता है। 71 में मिसेज गांधी भी बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आई थी, लेकिन 77 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो उसके नतीजे सामने थे। राजीव गांधी भी 84 में बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ आए थे, उतना अभी कभी नहीं मिला है। उसके बाद जो 89 में नतीजे आए वो भी सामने है। तो हमारे देश की जो जनता है, जो लोकतंत्र के जो असली सिपाही हैं, वो बहुत सोच समझ के साथ फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि वाकई देश के मुकद्दर के लिए क्या सही है, यही सोच के फैसला करते हैं। तो प्रभाकर जी ने बहुत सही कहा कि 4 तारीख को ये कीजिए कि लोकतंत्र जीते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर सर और विजय शंकर जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि आखिर महागठबंधन किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी पर अपना दांव खेलता है या फिर उसकी खोज यूं ही जारी रहती है। और क्या ईडी सीबीआई पर लग रहे आरोपों पर विराम लगेगा या ईडी और सीबीआई जनता और विपक्ष के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाने पर कायम रहेंगी।